हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट और आप सब मेरे प्यारे बी। तो हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2। इसका ये 4th पार्ट होगा। इसके पहले बहुत सारे पार्ट आपकी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री इंडिया में लोग जो है रिवॉल्यूशन के लिए आते हैं। फिर उनको सबसे पहला लीडर मिलता है, वो होते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से स्टार्ट किया ये सब। और किस तरह से फिर हम लोगों ने देखा कि बीच में मतभेद होते हैं कांग्रेस के बीच में और भी लोगों के बीच में, और मुस्लिम लीग के लोगों के बीच में उनकी अलग मांगें थी और तमाम चीज़ें आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं। आज की इस पार्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सबको जो है सबके अंदर अपनेपन का भाव जगाना, अपने देश के प्रति अपनेपन का भाव, सब लोग यूनिटी में आ जाएं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें की गई तो हम लोग देखेंगे इसमें कि बहुत से फिगर वगैरह बनाए गए। जैसे कि हम लोगों ने जर्मनी में, यूरोप में, फ्रांस में देखा था कि उन लोगों को मोटिव करने के लिए, कलेक्टिवलाइज के रूप में स्ट्रगल करने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए फोटो वगैरह बनाया जाता था तमाम तरीके से, बेड़ियाँ और फ्लैग वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसी तरह से हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर ही दे दिया गया है यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक जी हैं एंड अर्ली 20th सेंचुरी का ये फोटो है। ध्यान से देखिए, इस तिलक जो है एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ऊपर आपका ताजमहल है, नीचे आपका सब मंदिर, चर्च, मस्जिद, ये सारी चीज़ बनाए गए हैं। इसका मतलब, इस फोटो का ये मतलब है ना कि सब लोग यूनिटी के साथ रहें और सबके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना आ जाए। तो इसमें देखिए दिया गया है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। But how did the nation become a reality in the minds of people? How did the people belonging to different communities, regions, or languages groups develop a sense of collective belonging? यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, वो लोगों के अंदर तभी आती है जब लोग ये महसूस करें कि भाई वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात शेयर करते हैं तो फिर लोग एकजुट होने लगते हैं। लेकिन राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में ये बात कैसे मतलब बन जाए कि भाई हम लोग एक ही देश के अंग हैं, हम सब लोग एक हैं। तो देखिए, विभिन्न समुदायों में बात करें, सोसाइटी में या फिर क्षेत्रों में या भाषाओं से जो भी संबंध होते हैं, वो अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया होगा। इतने सारी विभिन्नता है हमारे देश में, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज का, एरिया का, सोशल ग्रुप का, तो कैसे लोगों ने एक हुआ होगा। तो देखिए, सामूहिक अपनेपन की जो ये भावना है, यह जो है थोड़े थोड़े रूप से जो है संयुक्त संघर्षों के चलते जो है लोगों के अंदर आने लगी थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी, जैसे कि जिसके जरिए जो है राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्यकार, लोक कथाएं, गीत, फिगर, फोटो, ये सब जो है ना मिलकर राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र की जो पहचान होती है वो सबसे ज़्यादा किस तस्वीर में अंकित की जाती है, तो इसके लिए हम लोग चैप्टर 1 में देखे होंगे कि इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में अगर बात करें, 20th सेंचुरी में, तो जो राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। बगल में फिगर भी दिया, आप देख सकते हैं। इस छवि के निर्माण की बात करें तो इसका स्टार्टिंग किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में इन्होंने मातृभूमि को जो है इनकी स्तुति करते हुए वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इन्होंने इस उपन्यास में अपने आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। यह गीत जो है, जो ये वंदे मातरम गीत है, जो है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में जो था उसमें खूब गाया गया था। स्वदेशी आंदोलनों की प्रेरणा से जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी जो है भारत माता की एक बहुत ही अच्छी सी विख्यात छवि भी बनाया उन्होंने। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। कैसी दिखती हैं ये? बहुत ज़्यादा शांत हैं, गंभीर हैं, दैवी दिखती हैं और आध्यात्मिक गुणों से दिखाई देती हैं।
आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा। बहुत से कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की जो छवि थी वो अलग-अलग रूप बनती चली गई। इस जो मातृ छवि है इसके प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा और लोगों के अंदर आस्था का यह प्रतीक माने जाना लगा। राष्ट्रवाद का जो विचार है वो भारतीय लोक कथाओं को फिर से जीवित करने के आंदोलन से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। 19वीं सेंचुरी के दशक की बात करें अगर सदी की, तो आखिर में जो राष्ट्रवादियों ने भाटो व चरोड़ों द्वारा गाई जाने वाली जो भी लोक कथाएँ थीं उनको दर्ज करना, नोटिस करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों में और लोगों की बातों में जो सुनते थे कहानियाँ, वो सब जो है इकट्ठा करके गाँव-गाँव जो है घूमने लगे। उनका यही मानना था कि यही कहानियाँ हमारे उस परंपरागत जो है संस्कृति की सही तस्वीर बनाती हैं, जो कि बाहरी ताकतों के प्रभाव से जो भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं, उनको ठीक किया जा सके। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूँढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बंगाल में खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा गीत और बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। उन्होंने लोक परंपराओं को फिर से जीवित करने के लिए बहुत सारे आंदोलनों में लीडरशिप निभाया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने भी जो है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से भी तमिल में जो है लोक कथाओं का विशाल कंक्लूजन करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया या फिर एक ये पब्लिश किया। इनका मानना था कि जो लोक कथाएं हैं वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे अधिक भरोसेमंद चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता जो थे वो लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए तमाम प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में बताते गए और लोग जो है ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, पीला, लाल इसको तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 स्टेट के को जो है डिनोट करने वाले कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधि करने के लिए कि भाई ये लोग भी एक में रहें, इनके लिए भी कुछ इस तरह से अर्धचंद्र वगैरह बनाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा कैसा था? इसमें व्हाइट, हरा और ग्रीन और आपका सैफ्रॉन यानी रेड था। तो इसके मध्य में गांधीवाद प्रतीक चरखे को जो है जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक होता था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति जो है अवज्ञा का संकेत था। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल चल रही थी, अगर उसमें ये झंडा आप लेके चलते हैं तो यानी आप गवर्नमेंट की क्या कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं, डिसओबीडियंस कर रहे हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या अगर हम लोग करें तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। क्या 19वीं सदी के अंत आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति भाई गर्व जो होती है, जो प्राउड वाली फीलिंग होती है, उसको जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय कैसे थे? पिछड़े हुए थे, आदमी लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के जो लोग थे उन्होंने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर लोग देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवाद में जो है इतिहास में बात करें तो पाठकों, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए और ब्रिटिश शासन के तहत जो दुर्दशा हुई उससे मुक्ति कैसे मिली हम लोगों के लिए, उसको संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए आह्वान किया जाता था, बुलाया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी एक अलग ही समस्याएं थी। जिस अतीत का ये लोग गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वो हिंदुओं के प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदाय के लोग भी अलग थलग महसूस करने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी। कैलकुलेशन हम लोग अभी देखेंगे, तब तक उसके पहले एक फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए फिगर नंबर 12, भारत माता है। ये अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1905 में इसको बनाया था। ध्यान से देखिए इसको, इसमें दर्शाई गई माँ की छवि कैसी है? शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही इनके हाथों में। देखिए एक हाथ में माला है जो कि उनके सन्यासी वाले बातों को बताती है, और साथ ही साथ रवि वर्मा के जैसा ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो है एक ऐसे चित्र शैली का विकास करने का प्रयास किया था जिसमें भारतीयों के बारे में लोग अच्छे से समझ सकें, उनके अंदर भावनाएं आ सकें। फिगर नंबर 13 में जवाहरलाल नेहरू का यह पॉपुलर फोटो है। इस फोटो में जो है नेहरू जी जो है भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास लिए हुए हैं।
और सारे चित्रों में अगर देखें तो राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर जो है भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दिखाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आपने देखा होगा जब कभी भी हमारे ग्रेट लीडर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब जब भी फांसी पर चढ़ते थे तो कैसे भारत माता के प्रति अपने जो स्नेह होता था, जो उनके अंदर भावना होती थी, वो कैसे कैसे बोल के जाते थे। तो फिगर आप 14 देखिए, इसमें भारत माता की छवि दिखाई गई है। भारत माता की जो छवि आप देख रहे हैं, यह भी रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा ही बनाई गई, उसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें देखिए भारत माता के हाथों में त्रिशूल है, वही हाथी है और शेर के बीच में खड़ी हैं। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक दिखाई देते हैं। एक ट्वीट में बताया गया आपको कि जो फिगर है आपका 12 और 14, इसको देखिए। आपको क्या लगता है कि यह तस्वीरें जो है सभी जातियों समुदायों को भाएंगी? क्या सब लोग इसको पसंद करेंगे? अपनी राय को आप बताइए। तो हम बता सकते हैं कि ये सबको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो केवल हिंदुओं के ही प्रतीक दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अलग थलग हो जाते थे लोग। और स्रोत जी में इसमें बताया गया है कि पुराने ज़माने में जो है भारत में आने वाले जो विदेशी आर्य थे, वंश के लोग थे, वो साहस, सच्चाई और विनम्रता पर देखकर हमारे देश को चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और चीन और अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें दिखाया गया है। और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखिए कंक्लूजन में बताया गया है कि आपको अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो भी बढ़ता गुस्सा था अलग अलग सोसाइटी में हमारे देश में, वो जो है फ्रीडम के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर रहा था, इसलिए लोगों ने रिवॉल्यूशन लाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का भी प्रयास किया था। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के साथ जो है एक साथ रखने का प्रयास किया। जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलन में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो चाहे वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हों सोसाइटी के या फिर अलग अलग सेक्शन के, इन सबके डिमांड अलग अलग थे और अलग अलग डिमांड के साथ ये पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। इनकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, इसलिए जितने भी कॉलोनियल रूल थे उन सबसे अगर हम लोग मुक्ति की बात करें तो उनका भी अर्थ अलग अलग था। किसी के लिए मुक्ति था कि भाई हम लोग इस खेती वाले फील्ड से चहारदीवारी से घर जा सकेंगे, गांव जा सकेंगे। किसी के लिए था कि हम लोग जो है इनकी गुलामी से मुक्त हो सकेंगे। तो सबके लिए अलग अलग अर्थ था। कांग्रेस ने भी इस तरह के मतभेद को हल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा यह प्रयास किया था कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह न चला जाए। मतलब कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, इसीलिए तो वो बेचारी फंसी रह जाती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी एक के साथ वो खड़ी हो जाए, किसी एक की डिमांड के साथ, और बाकी लोग सोचे कि अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं दे रहा। अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए कांग्रेस से और लोगों का मतभेद बीच में बना रहता था। और यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव का माहौल बन जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों की बात करें और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद जो बिखराव आया और जो आंतरिक टकराव के चरण थे वो सब आ जाते थे। शॉर्टकट में अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह केवल और केवल क्या चाहता था, वो केवल और केवल कॉलोनियल रूल से, कॉलोनियल जो शासन थी हमारे देश में, उससे मुक्ति की चाह रहती थी सब लोगों को। यही बहुत सारी आवाज़ों का भी एक ख्वाहिश था। तो फिगर नंबर 14 में देखिए एक है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में एक औरतों का जुलूस निकला था, उसमें है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको इसमें बताया गया है कुछ कि क्रिप्स मिशन की असफलता जो हुई थी और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें इसके प्रभाव ने भारत में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन को जन्म दे दिया था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपने जो भी कुछ कांग्रेस के कार्य समिति थे वो सब लोगों ने ऐतिहासिक रूप से भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिसमें सत्ता का जो है भारतीयों को तत्काल अपने हाथ में लेने के लिए और भारत को छोड़ने की मांग की गई थी। 8 अगस्त को 1942 को यह सब किया गया था। इसी अवसर पर गांधी जी ने अपना फेमस स्पीच दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में, राज्यों में उस सभी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया जो लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े थे। और बहुत लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। यह आंदोलन अगर देखें तो रियल में क्या था, एक जन आंदोलन था, और जिसमें स्टूडेंट, फार्मर और लेबर ये सब हजारों लोग
जितने साधारण लोग हैं सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें नेताओं की भी भागीदारी देखी गई, जिसमें मेन लीडर्स आते हैं आपके पॉलिटिकल लीडर जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे कि बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अधिक बल प्रयोग के बावजूद भी इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग आज़ाद हुए हैं और इस आज़ादी का हम लोग बहुत ढंग से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से गुलाम हो जाएंगे, जैसे हम लोग आपस में मतभेद बना के रहते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। तो अब इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाता है आपका। तो क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियोज़ में करा दिए जाएंगे और अभी पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, फिर अनसॉल्व पेपर भी आपसे सॉल्व कराया जाएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी बताइएगा, वो प्रॉब्लम दूर की जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना, देखिए ना कितना मेहनत लगता है बनाने में, है ना, टाइम भी लगता है। और ये कोई मोनेटाइजिंग के लिए यूट्यूब पे मैंने ज्वाइन नहीं किया आप लोगों के लिए, ये केवल और केवल लॉकडाउन में बच्चों की स्टडी ठीक से होती रहे, भले ही लॉकडाउन लगा है, एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट एवरीथिंग इज नीड टू बी कंप्लीटेड इन योर माइंड बिकॉज यू आर अ यूथ ऑफ आवर कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आपको सब पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में क्या है, ये सब पता रहेगा तभी तो आप ठीक से स्टडी कर पाएंगे, फ्यूचर बन पाएंगे। तो बस इस पर्पज़ से ये यूट्यूब चलाया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।